नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एक्शन 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान इजरायल युद्ध की। ईरान इजरायल युद्ध को 26 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन स्थिति ठीक होने की जगह और ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस युद्ध में जब से अमेरिका की एंट्री हुई है तब से युद्ध भीषण हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ईरान आज आंख में आंख डालकर अमेरिका से टक्कर ले रहा है, उसी ईरान में एक वक्त अमेरिका की संस्कृति को फॉलो किया जाता था और ईरान की महिलाएं पश्चिमी संस्कृति की दीवानी थी। दरअसल इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान की जिम्मेदारी पहलवी राजवंश के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पास थी। उन्होंने ईरान को विकास के रास्ते पर लाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। सफेद क्रांति इनमें से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार, औद्योगिकीकरण और शिक्षा का विस्तार करना था। अंतिम शाह के शासन में ईरान के अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बेहद अच्छे संबंध थे। ईरान और यूएस यूके के बीच पश्चिमी पहनावा, संगीत और जीवन शैली एक अहम कड़ी थी। इनके शासन में महिलाओं के अधिकार में शिक्षा, रोजगार और वोटिंग का हक शामिल हुआ। ईरान में 1989 के समय में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद वहां के माहौल में तेजी से परिवर्तन हुआ। खासतौर से महिलाओं के मूल अधिकारों में भी बदलाव देखने को मिला। इस्लामिक क्रांति के बाद ही ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब की शुरुआत हुई। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले राजतंत्र था। पहलवी राजवंश के शासन काल में ईरान की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हालांकि भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन की वजह से यहाँ पर शाही शासन के पतन का दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे ईरान की जनता और धार्मिक समूहों में राजशाही शासन के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा होने लगी। लोगों को लग रहा था कि शाही शासन पाश्चात्य नीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन से प्रेरित है। विद्रोह की चिंगारी सुलगी और 1989 में देश से राजशाही शासन को उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद से अब तक शाही परिवार को देश में निकाल दिया गया। इस्लामिक क्रांति का मुख्य कारण सफेद क्रांति, राजनीतिक दमन, आर्थिक असमानता, पाश्चात्य का प्रभाव, भ्रष्टाचार और खामनाई का नेतृत्व था। शाह की सफेद क्रांति जैसे भूमि सुधार और महिलाओं के अधिकार को मौलवियों ने अपनी शक्ति और इस्लामी परंपराओं पर हमले के रूप में देखा। इसके बाद ईरान में आयतुल्लाह रुहुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। यहाँ से ईरान में राजशाही खत्म हुई और विलायत ए फकीह के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था बनी। इसी के तहत अंतिम शक्ति सुप्रीम लीडर के पास होती। देश में शरिया कानून का अनुसरण किया जाने लगा। यहाँ से महिलाओं के लिए हिजाब की एंट्री और पश्चिमी मनोरंजन पर प्रतिबंध का आगाज हुआ। इस्लामिक क्रांति के बाद हालात ऐसे हुए कि ईरान में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकारों पर कड़े अंकुश लग गए। विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या 33% से बढ़कर 60% पहुंच गई और उनके अन्य सामाजिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा। 1989 के बाद से अब तक ईरान में 3 सर्वोच्च नेता हुए। पहले रुहुल्ला खोमेनी, दूसरे अली खोमेनी और तीसरे आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खोमेनी। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर आक्रमण कर उसे अपने 19वें प्रांत के रूप में घोषित कर दिया था। तेल की चोरी, कर्ज माफी और क्षेत्रीय वर्चस्व के विवादों के कारण हुआ यह आक्रमण 1991 के खाड़ी युद्ध का कारण बना, जिसमें अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने कुवैत को मुक्त कराया। आक्रमण का कारण इराक में कुवैत पर रुमेला तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की चोरी करने और इराक को कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप लगाया। सद्दाम हुसैन कुवैत के तेल भंडार पर कब्जा कर इराक की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। हमले की तारीख 2 अगस्त 1990 को तड़के इराकी सेना ने कुवैत में प्रवेश किया और कुछ ही घंटों में कुवैत सिटी पर कब्जा कर लिया। युद्ध और मुक्ति की अगर बात करें तो देखिए,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा कड़े प्रतिबंधों के बाद ये स्थिति बनी। अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने 17 जनवरी 1991 को हवाई हमले शुरू कर दिए और 28 जनवरी 1991 को कुवैत को मुक्त करा लिया। इस संघर्ष के बाद कुवैत में बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई और इराक पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारी आर्थिक क्षतिपूर्ति का बोझ डाला गया। 1989 में अमेरिकी हमले में खुमेनी की मौत के बाद अयातुल्ला अली खमेनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया। इसके बाद देखिए 2026 की अगर मैं बात करता हूं तो मैं अमेरिका और इजराइल के हमले में अली खमेनी ढेर हो गए। अली खमेनी के बेटे मुस्तफा हुसैनी खमेनी को ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर बनाया गया। भले ही ईरान में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, लेकिन शिया धर्मगुरुओं के पास ही यहाँ अंतिम अधिकार होते हैं। खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति को अंजाम देने के लिए सबसे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स IRGC का गठन किया। ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन विशेषज्ञों की सभा करती है, जो 88 मौलवियों की एक बॉडी होती है। इन मौलवियों को हर 8 साल में जनता अपने मतदान के जरिए चुनती है। ईरान के सुप्रीम लीडर का चयन इस आधार पर ऐसे होता है कि उसके पास इस्लामी कानून, शरीयत का गहरा ज्ञान, राजनीतिक सूझबूझ और न्याय देने जैसी खासियतें हों। भले ही अयातुल्ला अली खमेनी का निधन हो गया हो, लेकिन यहाँ की कमान संभालने के बाद मुस्तफा खमेनी ने उन परंपराओं को आज भी बरकरार रखा है जो इस्लामिक क्रांति के बाद है। गौर करने वाली बात यह भी हो जाती है कि ईरान और जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल का युद्ध था लेकिन एंट्री अमेरिका की हुई। अब सीधी लड़ाई ईरान अमेरिका की है। ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं, ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। अगर ये युद्ध लंबा भी चला तो वो तैयार है। और ऐसे में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि क्या ईरान से पंगा लेकर ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के जो शाही ड्रोन हैं वो जो तबाही कर रहे हैं, उससे ट्रंप पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ईरान के जो शाही ड्रोन हैं, जिनकी कीमत मात्र 30 से 40 लाख रुपए है, उस ड्रोन को उड़ाने में, उस ड्रोन को खत्म करने में अमेरिका कई बिलियन डॉलर की जो मिसाइलें उसका इस्तेमाल कर। ईरान बराबर की टक्कर अमेरिका को दे रहा है और अमेरिका की हालत इस वक्त खराब हुई पड़ी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करूं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आए दिन उनका कुछ ना कुछ बयान आता है। कभी कहते हैं हम युद्ध जीत गए, तो कभी वो ये कहते हैं कि हमने युद्ध पर काबू पा लिया। लेकिन जो हालात और स्थिति इस वक्त है, वही साफ तौर पर बताती है कि क्या वाकई जलती आग में हाथ डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बड़ी और कड़ी चुनौती अमेरिका को दी है, इससे तस्वीर ये नजर आती है कि ट्रंप शायद भूल कर गए। और यही वजह है कि अमेरिका की जनता आज ट्रंप से सवाल कर रही है, लेकिन ट्रंप के पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। हालांकि इस युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और हालात आप भारत के अंदर देख ही सकते हैं। LPG सिलेंडर की भारी कमी, कच्चे तेल की भारी कमी और लगातार महंगाई में बढ़ोतरी। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात संसद में कही लॉकडाउन को लेकर, वो बहुत गहरी बात है। यानी कि इशारा उन्होंने कर दिया है कि आने वाले समय में देश के अंदर हालात खराब हो सकते हैं, मंदी के हालात हो सकते हैं। इस तरीके की भी बातें कहीं जा रही। अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई देश की जनता को बहुत बड़ी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।